हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। हम लोग झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोगों का दोस्तों ये 12वें नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पहले जो हम लोग 11 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों आपके आगामी जेपीसी, सीडीपीओ, जेएसएससी, सीजीएल और झारखंड के अन्य एग्जाम जिसमें झारखंड का जीके पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। बाकी दोस्तों अगर ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए हेल्पफुल और ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड दोस्तों इसके पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो आप उससे जो है लिंक का यूज करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर ये सारे पीडीएफ को डाल दिया जाता है। चलिए तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस वर्ष होता है। तो बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस वर्ष होता है दोस्तों, तो ये सन 1832 ईस्वी में, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि ये कोल विद्रोह कब से कब स्टार्ट होता है दोस्तों, तो कोल विद्रोह का जो समय होता है ये सन 1831 से लेकर 1832 ईस्वी तक चलने वाला एक विद्रोह था। जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता के नाम में जो है ये बुद्धू भगत आता है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट याद रखिए दोस्तों, जैसे कि ये कोल विद्रोह ये जो झारखंड का प्रथम सुसंयोजित मतलब एक योजना के तरीके से और सुसंगठित तरीके से चलने वाला व्यापक जनजातीय विद्रोह था। उसके अलावा और याद रखिए दोस्तों कि ये जो है विद्रोह, इस विद्रोह में प्रचार प्रसार के लिए किसका यूज किया जाता था, तो इस विद्रोह में जो है प्रचार प्रसार के लिए तीर का जो है यूज किया जाता था। इस विद्रोह कोल विद्रोह के प्रचार प्रसार के लिए किसका यूज किया जाता था, तो तीर का यूज किया जाता था। ये विद्रोह किस कारण से होता है दोस्तों, तो इस विद्रोह का एक सबसे प्रमुख कारणों में से एक कारण था कि सन 1824 ईस्वी में, कब, सन 1824 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा जो है हड़िया पर एक कर लगाया जाता है। हड़िया पर एक कर लगाया जाता है जिसे हम पतचूई कर कहते हैं। पतचूई कर के वजह से जो है यहाँ के जनजाति अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं और ये कोल विद्रोह का स्टार्ट करते हैं। अगर पूछा जाए कोल विद्रोह का सबसे प्रमुख कारणों में से कौन कारण था, तो 1824 ईस्वी में हड़िया पर लगाया जाने वाला कर जिसका नाम था पतचूई कर। इसके अलावा दोस्तों इसमें कुछ और पॉइंट पूछता है, जैसे कोल विद्रोह का जो प्रसार किस क्षेत्र में नहीं होता है, तो कोल विद्रोह का प्रसार जो है हजारीबाग के क्षेत्र में या हजारीबाग जिला जो है कोल विद्रोह से पूरी तरह से अछूता रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है काफ़ी मात्रा में जो है अंग्रेजी सैनिक तैनात रहते हैं, जिसके वजह से कोल विद्रोह का प्रचार प्रसार जो है हजारीबाग के क्षेत्र में नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक और पॉइंट पूछता है कि बुद्धू भगत का जो है हत्या किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा कर दिया जाता है, तो बुद्धू भगत प्लस उसके 150 साथियों का जो है, प्लस 150 साथी जिसमें बुद्धू भगत के भाई भी शामिल होते हैं वो और 150 उसके अनुयायी रहते हैं, इनकी जो हत्या है ये कैप्टन इम्पे नामक करके एक अंग्रेज अधिकारी थे, इसके द्वारा किया जाता है। कैप्टन इम्पे, तो इनका नाम याद रखिए कि कैप्टन इम्पे के द्वारा जो है बुद्धू भगत का हत्या कर दिया जाता है गोली मारकर। तो इस तरह जो है बुद्धू भगत जो है छोटा नागपुर के क्षेत्र से शहीद होने वाले प्रथम क्रांतिकारी कौन थे दोस्तों, तो छोटा नागपुर के क्षेत्र से शहीद होने वाले प्रथम क्रांतिकारी भी जो है बुद्धू भगत है। यहाँ पर हम लोग का जो करेक्ट आंसर होगा बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ, तो 1832 में। कोल विद्रोह 1831 से लेकर 1832 ईस्वी तक चलने वाला विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल कालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों के द्वारा शंख नदी से प्राप्त किस मुगल कालीन आत्मकथा में जो है स्थानीय लोगों के द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का जो है विस्तृत वर्णन मिलता था। ये कौन सा मुगल कालीन के आत्मकथा में, तो ये तुजुके जहांगीरी जो जहांगीर का आत्मकथा है इसमें जो है शंख नदी से हीरे प्राप्त करने का विस्तृत तरीका मिलता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे पॉइंट याद रखिए दोस्तों, जैसे कि अगर पूछा जाए मुगल जहांगीर के समय कोकरा का जो है या कोकरा का जो शासक कौन होता है, तो जहांगीर के समय जो है कोकरा का शासक जो है ये दुर्जन साल होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछता है कि कोकरा का शासन जहांगीर के शासन काल में कोकरा का शासक कौन था, तो ये दुर्जन साल था। तो जहांगीर क्या है दोस्तों कि इस स्थान पर अपना जो है वर्चस्व जमाना चाहता था, जिसके लिए उसने सबसे पहले अपने एक सेनापति जफर खां को भेजा, लेकिन जफर खां यहाँ पर आकर पराजित हो जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये जफर खां यहाँ पर जो है सक्सेस नहीं हो पाता है। उसके बाद जफर खां के बाद ये दोस्तों किसको भेजता है, तो जफर खां के बाद ये इब्राहिम को भेजता है।
इब्राहिम खान को। जफ़र के बाद ये जहांगीर किसको भेजता है इस क्षेत्र में कंट्रोल करने के लिए? तो इब्राहिम खान को। इब्राहिम खान जो है दुर्जनशाल के साथ युद्ध करता है और उसे पराजित करके जो है ये दुर्जनशाल को जो है पकड़ लेता है। तो इस तरह से इस क्षेत्र में जो है मुगल का मुगल का जो है अपना वर्चस्व शामिल कर लेता है, वर्चस्व शामिल कर लेता है। तो जहांगीर के शासनकाल में कौन सा सेनापति जो है खोखरा के पास अपना वर्चस्व जमाता है दोस्तों? तो ये आप नाम याद रखिए, इनका नाम क्या था? तो ये इब्राहिम खान था। तो इसे जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरदरिया आंदोलन का विलय जो है अंततः किस आंदोलन में हो गया था? तो सरदरिया आंदोलन है दोस्तों, इसका जो विलय है अंत में ये जाकर ये मुंडा विद्रोह के साथ मिल जाता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सरदरिया आंदोलन का जो विलय अंत में किसके साथ हो जाता है? तो मुंडा विद्रोह के साथ हो जाता है। सरदरिया आंदोलन का बात किया जाए दोस्तों, तो सरदरिया आंदोलन जो है ये कब से कब स्टार्ट होता है? तो ये 1858 ईस्वी से लेकर कब तक चलता है? तो 1895 ईस्वी तक ये 3 चरणों में चलता है। 1858 से लेकर 1895 ईस्वी तक ये 3 चरणों में चलता है। सरदरिया आंदोलन को दोस्तों एक और नाम है, इसे मुल्की व मिल्की ये नाम से जानते हैं, मुल्की व मिल्की का मतलब क्या है दोस्तों? तो मुल्की का हो गया मतलब मातृभूमि, मुल्की का मतलब क्या है? तो मातृभूमि, और जो है मिल्की का मतलब होता है जमीन। तो मातृभूमि और जमीन का जो है आंदोलन इसे कहा जाता है। मातृभूमि और जमीन का आंदोलन किस आंदोलन को कहा जाता है? तो सरदरिया आंदोलन को। सरदरिया आंदोलन कब से कब स्टार्ट होता है दोस्तों? तो ये 1858 से लेकर जो है आपका 1995 ईस्वी तक चलने वाला एक विद्रोह था। इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ पॉइंट याद रखिए कि इसके कारण क्या थे। सरदरिया आंदोलन के कारणों में क्या क्या प्रमुख कारण था? तो सरदरिया आंदोलन के कारणों में सबसे प्रमुख कारणों में 3 कारण थे। सबसे पहला जो है गांव के लोगों का जमीन का हड़प जाना, गांव के लोगों का जमीनों को हड़पा जाना। उसके बाद दोस्तों बलाश्रम, यानी बच्चों के द्वारा जो श्रम कराया जाता है उसे बलाश्रम कहते हैं। इसके अलावा जो है दोस्तों तीसरा कारण था बिचौलियों के द्वारा, जो बिचौली थे, बिचौली लोग, तो बिचौलियों के द्वारा जो है गैर तरीके से जो है कर को बढ़ा देना, बिचौलियों के द्वारा जो है गैर तरीकों से जो है कर को बढ़ा देना। तो ये 3 प्रमुख कारण थे सरदरिया आंदोलन का। सरदरिया आंदोलन के 3 कारणों में क्या क्या था? तो पहला कारण में क्या था कि गांव के लोगों को जमीन को हड़प्पा जाना। उसके बाद दूसरा कारण था बलाश्रम, और तीसरा कारण क्या था दोस्तों? तो बिचौलियों के द्वारा जो है गैर कानूनी की तरीकों से जो है उनका कर को बढ़ा देना। तो इन सभी कारणों के वजह से जो है ये सरदरिया आंदोलन स्टार्ट होता है। अब ये 3 चरणों में होता है। तो ये 3 चरण कौन कौन से दोस्तों? तो ये 3 चरण में देखिए, इनका नाम ध्यान में रखें। पहला चरण जो है स्टार्ट होता है ये कब होता है? तो पहला चरण दोस्तों ये 1858 से लेकर 1881 तक चलता है। पहला चरण कब से कब? तो 1858 से लेकर 81 तक चलता है। क्योंकि ये पहले चरण में क्या होता है दोस्तों कि जो है ये ज़मीन को, जो ज़मीन था उसको, हड़पी हुई ज़मीन को वापस करना था, इसलिए इसे इस पहले चरण को हम लोग भूमि आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहले चरण को हम लोग किस आंदोलन के नाम से जानते हैं? भूमि आंदोलन के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों पहले चरण का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो भी हड़पी हुई ज़मीन है उसे वापस लाना है। तो ये इसलिए इस आंदोलन को हम लोग, पहले चरण के आंदोलन को भूमि आंदोलन कहते हैं। दूसरा चरण जो स्टार्ट होता है ये 1881 से लेकर 1890 ईस्वी तक चलता है। और ये जो आंदोलन था दोस्तों, दूसरे आंदोलन को हम लोग कहते हैं, ये जो है यहाँ पर जो है पारंपरिक व्यवस्था को फिर से लागू किया जा रहा था। 1881 से लेकर 1890 तक जो ये दूसरा चरण जो स्टार्ट होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये है पारंपरिक, जो भी पारंपरिक उद्देश्य थे, पारंपरिक तरीके थे जनजातियों के, उसे फिर से वापस लाना था। इसलिए इसे पुनर्स्थापन आंदोलन कहा गया। पुनर्स्थापन आंदोलन किस चरण को कहा गया था? दूसरा चरण को। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जितने भी पारंपरिक तरीके थे जनजातियों के, उसे फिर से वापस लाना था। तीसरा जो चरण था दोस्तों, ये तीसरा चरण स्टार्ट होता है 1890 से लेकर 1895 ईस्वी तक। ये दोस्तों ये तीसरे चरण तक आते आते ये एक राजनीतिक आंदोलन बन गया था। तीसरे चरण के बाद जब यहाँ पर जब बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जब ये आंदोलन जो है काफ़ी बल पड़ा, और अंततः जब बिरसा मुंडा अलग से जब बिरसा मुंडा आंदोलन को स्टार्ट करते हैं, तो ये आंदोलन को उसी बिरसा मुंडा आंदोलन में मिला दिया जाता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग के लिए दोस्तों मुंडा विद्रोह
विद्रोह हो जाएगा। सरदरिया आंदोलन का विलय किस में हो जाता है? तो मुंडा विद्रोह में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में जो लिलोरी मंदिर है, झारखंड का जो लिलोरी मंदिर है ये किस देवी या देवता को समर्पित है? तो झारखंड का लिलोरी मंदिर ये काली देवी को समर्पित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। लिलोरी मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? तो लिलोरी मंदिर जो है ये धनबाद में। लिलोरी मंदिर कहाँ पर है? तो धनबाद में। लिलोरी मंदिर कहाँ पर है? तो धनबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमिलित नहीं है? कौन सा सुमिलित नहीं है यहाँ पर पूछ रहा था। हरि बाबा आंदोलन 1930 में, ये सही है। सफा होड़ आंदोलन 1970, नहीं गलत है ये दोस्तों। सफा होड़ आंदोलन यहाँ पर 1900 नहीं बल्कि 1870 ईस्वी में। सफा होड़ आंदोलन 1870 में, टाना भगत आंदोलन 1914 में, और जो है आपका खरवार आंदोलन आपका 1874 में। यानी ए सी डी ये तीनों जो सही हैं। सो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा ए सी डी ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुराने जमाने में किस जनजाति के जो है किस जनजाति के नर बलि प्रथा को मारिया कहा जाता था? किस जनजाति में जो है नर बलि के प्रथा को क्या कहा जाता था? मारिया। तो ये कौन से जनजाति में दोस्तों? तो ये खोंड जनजाति में देखने को मिलता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। खोंड जनजाति में जो पुराने जनजाति में जो नर बलि का प्रथा था उसे किस नाम से जानते थे? मारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारदेव के राजा घनश्याम सिंह एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 ईस्वी में किस जनजाति ने विद्रोह कर दिया? तो भारदेव के राजा घनश्याम सिंह और ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध जो है 1817 ईस्वी में हो जनजातियों के द्वारा विरोध किया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका सुमिलित करना स्रोत और नामांकन। झारखंड का जो है किस किस स्रोत में किस किस नाम से जो है वर्णन मिलता है? तो एतराय ब्राह्मण में किस नाम से झारखंड को पुकारा गया है दोस्तों? तो एतराय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड या पुंड्र ये यहाँ ड्रा हो जाएगा, पुंड या पुंड्र। ठीक है दोस्तों, झारखंड को एतराय ब्राह्मण में किस नाम से जानते हैं? तो पुंड या पुंड्र। विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से जानते हैं? तो विष्णु पुराण में जो है मुंड के नाम से जानते हैं। विष्णु पुराण में किस नाम से जानते हैं? तो मुंड के नाम से जानते हैं। तुझे के जहांगीरी या मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जानते थे? खोखरा के नाम से जानते थे। और तारीखे बांग्ला में जो झारखंड का नाम झारखंड देखने को मिला है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयपाल सिंह के नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने किस ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? तो जयपाल सिंह के नेतृत्व में भारतीय टीम ने किस ओलंपिक में अपना स्वर्ण पदक जीता पहला दोस्तों? तो ये 10वें ओलंपिक में, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में जो है ये किस वर्ष? तो 1928 ईस्वी में। 1928 का जो है कौन सा जो ओलंपिक होता है दोस्तों? तो एम्स्टर्डम ये जो है ओलंपिक ये कहाँ पर होता है? नीदरलैंड में, नीदरलैंड। इस हॉकी टीम के जो है जयपाल सिंह मुंडा क्या रहते हैं दोस्तों? तो कैप्टन रहते हैं। और ये जो कौन सा ओलंपिक था? तो ये 10वां ओलंपिक था जिसमें भारतीय हॉकी टीम ने जो है स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने झारखंड की क्षेत्र की जनजातीय भाषा को आस्टिक यानी मुंडा भाषा और जो है द्रविडियन समूह में जो है बांटा? तो ये जॉन अब्राहम गियर्सन, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1769 ईस्वी में किसके द्वारा अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा दिया गया? तो ये 1769 में किसके द्वारा दोस्तों? तो अपना राज अपना गांव दूर भगाओ विदेशी राज, ये किसके नेतृत्व में? तो ये जो है दोस्तों रघुनाथ महतो, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा रघुनाथ महतो। और ये किस आंदोलन का जो है प्रमुख नारा था दोस्तों? तो ये चुआर विद्रोह का प्रमुख नारा था। किस आंदोलन का ये प्रमुख नारा था? चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह का प्रमुख नारा अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। चुआर विद्रोह कब से स्टार्ट होता है दोस्तों? तो ये विद्रोह जो है 1769 से लेकर 1805 ईस्वी तक चलने वाला विद्रोह था। चुआर विद्रोह कब से कब? तो 1769 से लेकर 1805 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में कौन सी एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदी है दोस्तों ये स्वर्णरेखा नदी है। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? स्वर्णरेखा नदी। और स्वर्णरेखा नदी के बारे में कुछ और पॉइंट को ध्यान में रखिए दोस्तों कि स्वर्णरेखा नदी अगर पूछा जाए ये कहाँ से निकलती है? तो स्वर्णरेखा नदी का जो उद्गम है ये रांची के नगड़ी से। स्वर्णरेखा नदी का जो उद्गम है ये कहाँ से? तो रांची के नगड़ी से ये निकलती है। उसके
बाद जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिर जाती है। इसका जो है टोटल लंबाई कितना है, 470 किलोमीटर की इसकी टोटल लंबाई है। टोटल लंबाई स्वर्ण रेखा की कितनी है, 470 किलोमीटर की। उसके बाद इसका बात किया जाए ये सहायक नदी कौन कौन आ जाएंगे, तो सहायक नदी में नाम याद रखिए, कांची हो गई, खरकई नदी, कांची नदी, खरकई नदी। उसके बाद जुमारू नदी, कांची नदी, खरकई नदी, चुमारू नदी। उसके बाद राढ़ू नदी। उसके बाद आपका संजय नदी। कांची, खरकई, जुमारू, राढ़ू, संजय नदी, ये सारे जो है स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी। तो इतने पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखें स्वर्णरेखा नदी के बारे में। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण झारखंड का जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात दोस्तों, हुंडरू जलप्रपात। ये कहाँ पर है, तो ये रांची में है। हुंडरू जलप्रपात रांची में। और ये किस नदी पर है, तो ये आपका किस पर है, तो स्वर्णरेखा नदी में है। इसके अलावा बांध का नाम याद रखिए, जैसे आपका सबसे फेमस बांध है वो गैतल सूद हो गया, गैतल सूद बांध, ये दोस्तों रांची में है। उसके बाद रुक्का बांध, ये भी आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। उसके बाद चांडिल बांध, ये जो है चांडिल डैम, ये भी स्वर्णरेखा में, ये जमशेदपुर में है। गैतल सूद और ये रुक्का दोनों रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपनी काल में झारखंड की कौन सी जनजाति को लड़ाका कोल कहा गया। तो कंपनी काल में किस जनजाति को जो है लड़ाका कोल कहा गया था दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों हो जनजाति को लड़ाका कोल कहा गया था। और ये लड़ाका कोल किसके द्वारा कहा गया था, तो एस आर विकेल के द्वारा जो है हो जनजाति को लड़ाका कोल कहा गया था। हो जनजाति के द्वारा जो है शुरू किया गया सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह कौन सा था दोस्तों, तो ये कोल विद्रोह, जिसे हम पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। कोल विद्रोह जो है हो जनजातियों के द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। कोल विद्रोह कब से कब, तो ये 1831 से लेकर 1832 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। ये जो आपका प्रमुख किले हैं और ये कौन से जिला में है, तो शाहपुर का किला दोस्तों कहाँ पर है, तो शाहपुर का किला ये डाल्टनगंज में है। उसके बाद बादाम का किला, तो ये तो पता है हजारीबाग में आ जाएगा। नागफेनी कुमला, ये गुमला में हो जाएगा। नागफेनी का किला गुमला में, और रातू किला ये रांची में। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है हजारीबाग जेल में बंद राम वृक्ष बेनीपुरी कैदी महामाया प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल सन्यासी किस नाम से जो है हस्तलिखित पत्रिका निकाला करते थे। तो ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है हजारीबाग जेल के अंदर जो है बंद राम वृक्ष बेनीपुरी जो है कैदी नामक जो है एक हस्तलिखित पत्रिका निकालते थे। उसके अलावा जो महामाया प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल सन्यासी जो है ये सत्याग्रह नामक जो है हस्तलिखित पत्रिका को निकालते थे। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरसी कुटासी किस जनजाति की जो है प्रमुख पर्व है। सरसी कुटासी किस जनजाति की प्रमुख पर्व है दोस्तों, तो ये असुर जनजाति की एक प्रमुख पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारसनाथ की पहाड़ी के संदर्भ में कौन निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस पहाड़ पर जो जैन धर्म का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है पारसनाथ को, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण जो है आर्कियन युग के चट्टानों से हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। उसके अलावा दोस्तों इसमें क्या है कि गिरिडीह स्थित इस पहाड़ी का जो है ऊंचाई लगभग 4550 फीट है। नहीं, ये जो है यहाँ पर ये तीसरा कथन जो है गलत हो जाता है। गिरिडीह में स्थित इस पहाड़ी की जो ऊंचाई है दोस्तों ये 1365, अगर मीटर में बात किया जाए तो 1365 मीटर, और फीट में बात किया जाए तो 4478 फीट का है, 4478 फीट। तो यहाँ पर जो है तीसरा नंबर कथन गलत हो जाएगा। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे वाद्य यंत्र को गुपी यंत्र कहा जाता है। तो गुपी यंत्र किसे कहा जाता है दोस्तों, तो एक तारा को जो है गुपी यंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड सरकार ने किस विभाग के द्वारा जो है सरस्वती योजना को लागू किया गया था। झारखंड सरकार के किस विभाग के द्वारा जो है सरस्वती योजना को स्टार्ट किया गया था, तो ये जो है श्रम विभाग के द्वारा स्टार्ट किया गया था। यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयपाल सिंह एक रोमांचक अनकही कहानी, ये पुस्तक है जयपाल सिंह एक रोमांचक अनकही कहानी। ये पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों, तो ये बलवीर दत्त के द्वारा रचित एक पुस्तक है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है, जयपाल सिंह एक रोमांचक अनकही कहानी, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो बलवीर दत्त के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न से किस युद्ध में हुई थी। तो लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का की जो मृत्यु है ये भारत पाक युद्ध 1971 में। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड में प्रथम
अंतर्जातीय आदिवासी संगठन कौन सा है? तो जो झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन का नाम है दोस्तों ये छोटा नागपुर उन्नति समाज, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, छोटा नागपुर उन्नति समाज। ये इसका गठन कब होता है दोस्तों? तो इसका गठन जो है 1915 ईस्वी में, छोटा नागपुर उन्नति समाज गठन 1915 ईस्वी में। और इनके गठन में सम्मिलित कौन कौन प्रमुख व्यक्ति थे? तो इनका नाम याद रख लीजिए दोस्तों। एक थे जुएल लकड़ा। उसके बाद दोस्तों आप याद रखिए बंदी उरांव, उसके बाद ठेबले उरांव, उसके बाद दोस्तों याद रखिए पॉल दयाल। तो ये 4 व्यक्ति प्रमुख थे छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में। कौन कौन? जुएल लकड़ा, बंदी उरांव, ठेबले उरांव और पॉल दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा जामदा समूह क्या है? तो बड़ा जामदा समूह क्या है दोस्तों? तो ये लोहे का अयस्क है। बड़ा जामदा समूह क्या है? तो लोहे का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हूल झारखंड पार्टी या क्रांतिकारी झारखंड पार्टी 1969 में इसके संस्थापक कौन थे? तो हूल झारखंड पार्टी या क्रांतिकारी झारखंड पार्टी का जो गठन है ये जस्टिन रिचर्ड के द्वारा वर्ष 1969 में किया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रांची में जो है कब से कब तक जो है नज़रबंद रहते हैं? तो मौलाना अबुल कलाम जो है रांची में ये कब से कब तक दोस्तों? तो 1916 से लेकर 1920 ईस्वी तक जो है ये रांची में नज़रबंद होते हैं। रांची के बाद जब ये नज़रबंद इनके ख़त्म होते थे ये कहाँ चल जाते हैं दोस्तों? तो ये कोलकाता चल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंधी और ओपर तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस जनजाति से संबंधित है? तो आंधी और ओपर तिपी जो है ये हो जनजाति में एक प्रचलित विवाह है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह क्षेत्र रांची पठार तथा हजारीबाग के पठार के मध्य स्थित है? तो ये जो हो जाएगा नदी दामोदर नदी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। दामोदर नदी आप लोगों को पता है दोस्तों ये कहाँ से निकलता है इसका उद्गम? तो इसका उद्गम जो है लातेहार के टोरी से ये जो है निकलती है। उसके बाद जो है ये क्या दोस्तों? तो ये जो रांची का पठार है और ये जो हजारीबाग का पठार है उसके बीच से ये होकर बहती है। तो इस तरह जो है ये रांची के पठार हजारीबाग के पठार को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठेबले उरांव ने कब किसान सभा का गठन किया था? तो ठेबले उरांव के द्वारा जो किसान सभा का जो गठन वर्ष 1929 में किया जाता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्णरेखा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो यह नदी जो है 28 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है रांची से, ये बिल्कुल सही है। या रांची से जो है 28 किलोमीटर के उत्तर पश्चिम दिशा में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करता है, बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद है दोस्तों इसका अपवाद क्षेत्र रांची और सिंहभूम जिला में, ये भी कथन सही है। सो दोनों कथन यहाँ पर सही है, जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राज्य में जो कार्यपालिका का जो हेड होता है ये दोस्तों राज्यपाल होगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृदा शोध और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो मृदा शोध अनुसंधान संस्थान जो है ये हजारीबाग में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बम्बू दिवस यानी विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व बांस दिवस जो है ये 18 सितंबर से मनाया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत जो है राज्य सरकार APL परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन देती है? तो किस योजना के तहत जो है सरकार जो है APL परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन देती है? तो ये अटल ग्राम ज्योति योजना, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस कब से मनाया जाएगा दोस्तों? तो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा राज्य जो है सेरोगेसी बोर्ड का गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो सेरोगेसी बोर्ड का गठन करने वाला पहला राज्य जो है ये झारखंड बना है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड में पंचायत समिति का स्वर प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो झारखंड में जो पंचायत समिति का स्वर प्रमुख अधिकारी जो है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो इसे जो है हम लोग प्रमुख के नाम से जानते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। झारखंड का पंचायत समिति का स्वर प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बन गया? तो पुरानी पेंशन को बहाल करने वाला देश का जो तीसरा राज्य बन गया ये झारखंड बन गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक लाह उत्पादन करने वाला जिला, राज्य का सर्वाधिक लाह उत्पादित करने वाला जिला ये दोस्तों कौन है? तो ये खूंटी हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि किस शहर में पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का जो है आयोजन किया जाएगा। तो ये जो है जमशेदपुर में किया जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और जमशेदपुर में जो है खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा जमशेदपुर में। और आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है, किस देश ने सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया? तो ये किस देश के द्वारा? ये भारत के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।